जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 में, जहां सफलता एक जिद है। दोस्तों, आज की क्लास में हम लेकर आए हैं आपको वसा के विषय में जानकारी। आज हम पढ़ेंगे वसा के विषय में। पिछले वीडियो में हमने कार्बोहाइड्रेट के विषय में डिस्कस किया था, उसके प्रकारों को देखा था। आज हम पढ़ेंगे वसा के बारे में। वसा क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, मानव शरीर में इसका क्या कार्य होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। देखिए, वसा के कुछ अन्य नाम भी होते हैं। क्या क्या होते हैं? वसा, या इसको हम इंग्लिश से फैट या लिपिड और कोलेस्ट्रॉल के नाम से भी हम इसको जानते हैं। अब वसा होती क्या है? मेनली आप देखते होंगे जो ऑयल तेल हम लोग खाते हैं, जैसे सरसों का तेल है ना, तिल का तेल है, या आंवले का तेल है ना, खाने या उपयोग जो भी करते हैं हम खाने या मानव शरीर में इसको लगाने के लिए। तो ये जो ऑयल वाली चीजें होती हैं, इनमें क्या होता है? वसा पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है। ये इसके मुख्य स्रोत बोले जाते हैं। ठीक है। और ये होते क्या हैं वसा? ये कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बने होते हैं। इसका संग्रहण कहाँ होता है? इनका संग्रहण एडीपोस ऊतक में होता है। देखिए, एग्जाम में आपसे कैसे क्वेश्चन बनाएगा कि वसा क्या होता है, किसके किसके अणुओं से मिलकर बनता है। तो आपको ध्यान रखना है कि जो वसा है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अणुओं से मिलकर बना एक यौगिक होता है। दूसरा इसका प्रश्न ये बन सकता है आपसे कि मानव शरीर में वसा का संग्रहण कहाँ होता है? तो याद रखिएगा कि एडीपोस ऊतक में। अब एग्जाम में प्रश्न ये भी बनेगा कि मानव शरीर में एडीपोस ऊतक पाया कहाँ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, जो हमारी त्वचा होती है, तो त्वचा के निचली सतह या आंतरिक भाग में ऊतक पाया जाता है पूरे बॉडी में। कोई एक जगह पे नहीं पाया जाता कि हाथ में या पैर में, ये पूरी बॉडी में पाया जाएगा और पूरी बॉडी में ये वसा का संग्रहण करता है। तो याद रखेंगे कि जो वसा का संग्रहण है वो एडीपोस ऊतक के द्वारा किया जाता है। और एडीपोस ऊतक कहाँ पाया जाता है? मानव शरीर की त्वचा में या त्वचा की निचले भाग में या आंतरिक भाग में पाया जाता है। दूसरा इससे जो फैक्ट बनेगा, सर्वाधिक ऊर्जा उत्पादन वसा के द्वारा होता है। अर्थात 1 ग्राम वसा के दहन से 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। याद रखेंगे, मैंने कार्बोहाइड्रेट में इस चीज को डिस्कस किया था कि जब कार्बोहाइड्रेट का एक अणु का दहन होता है तो 4.1 से 4.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिल रही थी। वसा में क्या होता है कि वसा का जब 1 ग्राम मानव शरीर में दहन होता है तो कितना ऊर्जा का पैमाना रखा गया है? 9.3 किलो कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होती है। ठीक है। जो कि पोषक तत्वों की श्रेणी में हमने जो 2 प्रकार पढ़े हैं, कार्बनिक और अकार्बनिक में, इसमें सर्वाधिक ऊर्जा का उत्पादन किसके द्वारा किया जाता है? वसा के द्वारा किया जाता है। ठीक है। इससे अगला फैक्ट है, कुल ऊर्जा आपूर्ति का 25% वसा से प्राप्त होता है। तो जो मानव शरीर को 100% ऊर्जा चाहिए, उसमें से हमने बताया था आपको 100% में से कि 70% कौन करता है? कार्बोहाइड्रेट करता है। और उसमें इस 100% में 25% कौन करता है? वसा करता है। ठीक है। बचे हुए 5% में अन्य पोषक तत्व करते हैं। ठीक है। तो याद रखेंगे कि जो वसा के द्वारा ऊर्जा की आपूर्ति होती है मानव शरीर में, वो कितने प्रतिशत होती है? तो 25% ऊर्जा की आपूर्ति वसा के द्वारा मानव शरीर में होती है। इसके स्रोत क्या क्या होते हैं? इसके स्रोत को यदि आप देखो तो तिलहन की जो वस्तुएं होती हैं, जैसे क्या क्या चीजें हो सकती हैं तिलहन की, जिसमें तेल पाया जाता है। सोयाबीन है, सूरजमुखी का तेल है, और मूंगफली है, नारियल का तेल है। अन्य ऐसी चीजें हो सकती हैं जिनसे ये तिलहन की वस्तुएं, जिनसे तेल प्राप्त किया जाता है या वसा प्राप्त की जाती है। और अगली चीज जो हमने लिखी है, जंतु और पादप समूह दोनों से प्राप्त किया जा सकता है। तो याद रखेंगे, एग्जाम में आपको छांटने को दे सकता है कि वसा निम्नलिखित में से किससे प्राप्त की जा सकती है? केवल जंतुओं से, केवल पादप समूह से? तो याद रखेंगे दोनों से प्राप्त होती है। जंतु और पादप समूह दोनों से ये प्राप्त की जाती है। अभी अगले वीडियो में हम देखेंगे इसको कि जो इसके प्रकार रखे गए हैं, तो इसके प्रकार में आपको ये और डिटेल थोड़ा पढ़ेंगे कि पादप समूह से प्राप्त वसा को क्या कहते हैं, जंतु समूह से प्राप्त वसा को क्या कहते हैं। इसके बारे में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। अगला नोट लिखा हमने
याद रखिएगा, ये महत्वपूर्ण तथ्य है जो एग्जाम में पूछता है। हृदयाघात की बीमारी वसा के कारण होती है। ठीक, इसको कैसे याद रखेंगे आप? याद करिए, इसके विषय में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। जो हार्ट अटैक होता है या दिल का दौरा पड़ना या हृदयाघात की बीमारी जिसे बोलते हैं, तो याद रखिए वसा के दो गुण होते हैं, एक अच्छी वसा होती है और दूसरी खराब वसा होती है। तो जो अच्छी वसा होती है हमारे मानव शरीर के 37 डिग्री तापमान पर यह बहुत आसानी से मेल्ट हो जाती है या इसका डाइजेशन हो जाता है, और जो खराब वसा होती है इसका डाइजेशन या मेल्ट ये मानव शरीर में पूर्ण रूप से नहीं हो पाती, जिसके कारण क्या है, यह ब्लड में जो जिसका पाचन नहीं हुआ है ठीक से, यह ब्लड में मिलती है और ब्लड के माध्यम से पूरे शरीर में क्या करती है, संचरण होता है इसका, और ये पतली जो धमनी और सिरा होती है उनमें क्या करती है, जम जाती है। जब ये धमनी सिरा में जम जाएगी तो क्या होगा, ब्लड सर्कुलेशन में दिक्कत जाएगी, और जब ये हृदय वाले धमनी या शिरा में जमती है तो क्या होता है, यह ब्लड सर्कुलेशन ठीक तरीके से नहीं होता है, जिससे हृदयाघात की बीमारी पनपती है। ठीक है, अब आपसे एग्जाम में वसा के कार्य पूछेगा कि वसा के कौन कौन से कार्य हैं, छांटने को भी दे सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सा वसा का कार्य है या वसा का कार्य नहीं है। तो याद रखेंगे, पहला हमने लिखा है मानव शरीर के ताप को वातावरण के ताप से भिन्न बनाकर रखता है, इसलिए वसा को थर्मल इंसुलेटर के नाम से जाना जाता है। तो मानव शरीर का तापमान याद रखेंगे कितना होता है, 37 डिग्री सेल्सियस पैमाने में 37 डिग्री मानव शरीर का तापमान होता है। वातावरण का तापमान कुछ भी हो सकता है, क्लाइमेट के हिसाब से, मौसम के हिसाब से कुछ भी हो सकता है। ठंडी के सीजन में यह माइनस भी जाता है, गर्मी के सीजन में 48, 50, 42 कुछ भी हो सकता है। तो अब ध्यान दीजिए, ठंडी के सीजन में माइनस हुआ तो ऐसा नहीं कि मानव शरीर में जो रक्त है वह क्या हो जाए, बर्फ बन जाए, है ना। और गर्मी में ऐसा नहीं हुआ कि 49 डिग्री का टेम्परेचर रहा हो तो क्या हो जाए, मानव शरीर के अंदर 49 डिग्री यानी 37 से ऊपर टेम्परेचर पहुंच जाए। ठीक है, तो इस चीज को कौन कंट्रोल करता है, इस चीज को जो वसा अभी अभी हमने डिस्कस किया था, जो कि कहां, मानव शरीर के पूरे एडीपोस ऊतक में जमा होती है, उसका यही काम होता है कि मानव शरीर के ताप को वातावरण के ताप से बिल्कुल अलग बनाकर रखा जाए। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, थर्मल इंसुलेटर के नाम से हम जानते हैं। यदि एग्जाम में आता है कि थर्मल इंसुलेटर के नाम से किस पोषक तत्व को जाना जाता है, तो याद रखेंगे थर्मल इंसुलेटर के नाम से वसा को जाना जाता है। दूसरा हमने इसी से संबंधित फैक्ट लिखा है, ताप नियंत्रण का कार्य करता है। कई बार एग्जाम में आपसे यही देता है डायरेक्टली, निम्नलिखित में से ताप नियंत्रण का कार्य कौन करता है या कौन कौन नहीं करता है। तो याद रखेंगे वसा के साथ साथ जल और जो खून होता है, ब्लड होता है, यह भी ताप नियंत्रण का कार्य करता है। ठीक है, तीसरा इसका जो प्रमुख कार्य है, विटामिन के, ई, डी, ए का संचयन वसा के द्वारा होता है। ये विटामिन के, ई, डी, ए होते क्या हैं, कौन से विटामिन होते हैं, याद रखिएगा। जो के, ई, डी, ए विटामिन हैं, ये क्या होते हैं, जल में अघुलनशील होते हैं और वसा में कैसे होते हैं, घुलनशील होते हैं। तो कोई भी विटामिन या तो जल में घुल रहा होगा या तो वसा में घुल रहा होगा, तभी ये क्या हो पाएगा, संचित मानव शरीर में हो पाएगा। तो याद रखेंगे जो विटामिन के, ई, डी, ए है, यह वसा में घुलनशील होते हैं और घुलने के बाद यह मानव शरीर में के यकृत में ये क्या होते हैं, संग्रहित या संचयित हो जाते हैं और वसा के द्वारा यह कार्य किया जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके प्रकार के विषय में। तो वसा के जो प्रकार होते हैं दोस्तों, याद रखिएगा यह 3 प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली सरल वसा, दूसरी संयुक्त वसा और तीसरी व्युत्पन्न वसा बोली जाती है। यदि आपसे एग्जाम में पूछता है वसा कितने प्रकार की होती है, तो आप बता देंगे वसा 3 प्रकार की है। कौन कौन सी, सरल वसा, संयुक्त वसा और व्युत्पन्न वसा। अब सरल वसा क्या होती है, एग्जाम के नजरिए से यदि देखा जाए तो संयुक्त और व्युत्पन्न से बहुत कम क्वेश्चन बनते हैं। मेनली क्वेश्चन कहां से बनते हैं, सरल वसा से बनते हैं। इसको ध्यान से समझिए। सरल वसा 2 प्रकार की हुई, पहली संतृप्त वसा, दूसरी असंतृप्त वसा, यानी सैचुरेटेड फैट और अनसैचुरेटेड फैट। ठीक है, तो संतृप्त वसा किसको बोलते हैं, याद रखिएगा।
संतृप्त वसा जो बोली जाती है, जो जीव जंतुओं से जो प्राप्त वसा होती है उसको हम क्या बोलते हैं? संतृप्त वसा बोलते हैं। जैसे अब आपको पता होगा जो घी, मक्खन, दूध, इनमें जो वसा पाई जा रही है, इसमें जो ऑयली या घी पाया जा रहा है, बटर पाई जा रही है, ठीक है, इनसे जो वसा प्राप्त की जाती है, ये सब कहाँ से प्राप्त होते हैं? जीव जंतुओं से प्राप्त होते हैं। ठीक, तो ये किस श्रेणी में चले जाएंगे? संतृप्त वसा की श्रेणी में चले जाएंगे। दूसरा इसका उदाहरण आप समझ सकते हैं, मछली के लीवर का तेल या कॉड लीवर ऑयल के नाम से भी इसको जाना जाता है। मछली क्या है? एक जीव जंतुओं की श्रेणी में आएगा। ठीक है, तो जो इससे वसा प्राप्त की जाएगी, तेल प्राप्त किया जाएगा, ये कौन सी श्रेणी में आएगा? संतृप्त वसा की श्रेणी में आएगा। आपको एग्जाम में छांटने को देगा, किसी भी प्रकार का एक तेल लिख देगा उदाहरण के लिए कि आंवले का तेल किस वसा के अंतर्गत आता है या किसका प्रकार है, तो आप बता देंगे या संतृप्त वसा का प्रकार है। या मछली के लीवर का तेल किस वसा का उदाहरण है, तो आप बता देंगे यह संतृप्त वसा का उदाहरण है। इसमें दो अंतर मेनली याद रखना है आपको। जो जीव जंतुओं से प्राप्त वसा होगी वह संतृप्त वसा की श्रेणी में आएगी, और असंतृप्त वसा क्या होगी? पेड़ पौधों या वनस्पति समूह या पादप समूह से जो वसा प्राप्त होगी, तेल प्राप्त किया जाएगा यानी ऑयल प्राप्त किया जाएगा, यह किस श्रेणी में आएगा? यह आएगा असंतृप्त वसा की श्रेणी में, इसको गिना जाता है। अब पेड़ पौधों से कैसे वसा प्राप्त की जाती है, तेल प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा, कुछ पेड़ों के तने, छाल, पत्ती, जड़, किसी भी या फल, फूल, इसकी किसी भी भाग का यानी पेड़ पौधों के किसी भी भाग का उपयोग करते हुए कोई ऑयल या तेल बनाया जा रहा है, तो वो किस श्रेणी में आएगा? असंतृप्त वसा की श्रेणी में या अनसैचुरेटेड फैट की श्रेणी में बोला जाता है। जैसे कुछ उदाहरण लिखे हुए हैं, नारियल का तेल, ठीक है, पता ही होगा आपको, जो नारियल का तेल मार्केट में आता है। आंवला का तेल, आंवला का तेल जो लगाने के लिए आप उपयोग करते हो, आंवला का तेल, ठीक है। दूसरा सरसों या राई, आप जानते ही होंगे, ठीक है। सोयाबीन, सोयाबीन से क्या प्राप्त किया जाता है? जो मीठा तेल या डालडा बनाया जाता है, ठीक, तो ये कहाँ की श्रेणी में आएगा? ये भी असंतृप्त वसा की श्रेणी में आएगा। अगला है बादाम का तेल, ठीक है, एलमंड ड्रॉप, बजाज का एक तेल भी आता है, आप लोगों ने देखा होगा, जिसे लगाने के लिए उपयोग करते हैं, ठीक, वही है बादाम का तेल। अगला यदि आप देखें, नीम का तेल, ठीक, नीम के फल से और उसकी पत्तियों से जो तेल बनाया जाता है, ठीक। लौंग का तेल, लौंग के फूल से तेल बनाया जाता है। लौकी का तेल भी आता है, ठीक। तिल, मूंगफली, अलसी, सूरजमुखी और चमेली का तेल, आपको पता ही होगा चमेली के तेल को क्या करते हैं, आपको यदि ध्यान हो, याद दिलाना चाहूँ, जो हनुमान जी के क्या करते हैं, चंदन बनाकर लगाते हैं ना, जो भगवा कलर का चंदन होता है उसमें चमेली का तेल मिलाते हैं और फिर हनुमान जी को चढ़ाते हैं, वही है चमेली का तेल। तो चमेली से भी तेल प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आपको एग्जाम में किसी भी प्रकार की वसा देता है यदि, तो आप समझ जाएंगे कि वह वसा प्राप्त कहां से की जा रही है। जैसे उदाहरण के लिए बोल दिया मूंगफली का तेल, तो मूंगफली क्या है, कहां से प्राप्त की जा रही है? पेड़ पौधों से प्राप्त की जा रही है, ठीक है। मूंगफली का क्या होता है? पौधा होता है और उसके बीजों से तेल बनाया जा रहा है। जो वो तेल बनाया जा रहा, तो हमने अभी बताया कि पेड़ पौधों के तने, पत्ती, फल, फूल, जड़, किसी भी भाग का उपयोग करके यदि वसा बनाई जा रही है, तो किस श्रेणी में आएगी? असंतृप्त वसा की श्रेणी में आती है, ठीक है। तो एग्जाम में आपको ये छांटने को भी कई बार देता है, निम्नलिखित में से किससे वसा प्राप्त नहीं की जाती है, ठीक है। तो ये सारे ऑप्शन में हो सकता है हो, और कोई भी एक ऑप्शन दे सकता है, जैसे जौ है, गेहूं है, ठीक है। तो याद रखेंगे, जैसे कुछ ऐसे शब्द जैसे लौकी का तेल है, लौकी का भी तेल होता है, चमेली का भी तेल होता है, अलसी का भी तेल होता है, और सूरजमुखी के बीजों से डालडा बनाया जाता है या वनस्पति घी बनाया जाता है, ठीक है। इस प्रकार आप इसको याद रखिएगा। फिर इसमें दो चीजें हमने छोड़ कर रखी थी, अपवाद पूछे जाते हैं। कौन कौन से अपवाद हैं, याद रखिएगा। जो मछली का तेल, मछली के लीवर का तेल होता है, यह कौन सा वसा है? ये संतृप्त वसा है। क्यों ये संतृप्त वसा है? इसलिए ये संतृप्त वसा है क्योंकि ये प्राप्त कहां से किया जा रहा है? किस श्रेणी में आता है? जीव जंतुओं की श्रेणी में आता है, लेकिन इसका जो बिहेवियर या व्यवहार होता है वह असंतृप्त वसा की भांति होता है, ठीक है।
और जो इसमें नारियल है, यानी नारियल का जो तेल होता है, ये किस श्रेणी में आता है? असंतृप्त वसा की श्रेणी में आता है, क्योंकि नारियल क्या है? वनस्पति समूह या पादप समूह में गिना जाता है। तो जो नारियल है या नारियल का तेल है, ये किस वसा के अंतर्गत गिना जाएगा? असंतृप्त वसा के अंतर्गत गिना जाता है। ठीक है, और इसका जो व्यवहार होता है वो कैसा होता है? संतृप्त वसा की भांति होता है। एग्जाम में यदि आपसे पूछता है असंतृप्त वसा का अपवाद क्या है, तो आप बता देंगे कि नारियल का तेल असंतृप्त वसा का अपवाद बोला जाता है। और जो संतृप्त वसा का अपवाद यदि पूछता है, तो जो मछली के लीवर का तेल होता है, यह क्या होता है? संतृप्त वसा का अपवाद बोला जाता है। ठीक है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक, यानी नारियल के तेल का व्यवहार कैसा होता है? संतृप्त वसा की भांति, और मछली के लीवर के तेल का व्यवहार कैसा होता है? संतृप्त वसा की भांति होता है। चलते हैं इसके दूसरे प्रकार में। दूसरा प्रकार क्या है? संयुक्त वसा। संयुक्त वसा क्या कहलाती है? याद रखिए, एग्जाम में यहां से डिफिनीशन इनकी पूछी जाती है कि निम्नलिखित में से संयुक्त वसा को क्या कहते हैं, तो आपको एक लाइन में ऑप्शन में दे देगा क्या कहते हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से आप याद रखिएगा इसको, तो आसानी से आप टिक करेंगे एग्जाम में। ठीक, देखिए, जब सरल वसा में, सरल वसा कौन कौन सी? संतृप्त और असंतृप्त वसा में अन्य पदार्थ मिला दिए जाते हैं, तो क्या प्राप्त होती है? संयुक्त वसा प्राप्त होती है। जैसे ध्यान से समझिए, ग्लाइको प्लस लिपिड, वसा को हमने बताया कि वसा को हम क्या बोलते हैं? लिपिड भी बोलते हैं। ठीक है, तो ग्लाइको क्या है? ग्लाइको एक प्रोटीन है, अन्य पदार्थ है। इसके साथ हमने क्या मिला दिया? लिपिड, है ना। लिपिड के साथ ग्लाइको को मिला दिया, तो क्या बन गया नया पदार्थ? ग्लाइकोलिपिड। ग्लाइकोलिपिड क्या है? एक संयुक्त वसा का उदाहरण बोला जाता है। दूसरा, फास्फोरस के साथ जब लिपिड को मिलाया हमने, तो क्या बना? फास्फोलिपिड। इसी प्रकार से अन्य पदार्थों को लिपिड के साथ मिलाया जाएगा। यदि एग्जाम में आपको आता भी है तो ध्यान से देखिएगा, लास्ट में इनके लिपिड लिपिड जैसा शब्द लगा रहेगा, तो आप आसानी से टिक करेंगे कि कौन सा है? संयुक्त वसा का उदाहरण बोला जाएगा। ठीक है, इसका जो तीसरा और अंतिम प्रकार है, क्या है? व्युत्पन्न वसा। व्युत्पन्न वसा यानी एक नई वसा का निर्माण कर लेना। ठीक है, किसकी मदद से? सरल और संयुक्त वसा की मदद से एक नई वसा का निर्माण कर लेना। क्या है? व्युत्पन्न वसा। ठीक है, वो कैसे? जब सरल वसा एवं संयुक्त वसा में का जो जल अपघटन किया जाता है, यानी सरल वसा और संयुक्त वसा में वाटर को हटा दिया जाएगा या जल को अपघटित कर दिया जाएगा, तो किस प्रकार की वसा प्राप्त होती है? व्युत्पन्न वसा प्राप्त होती है। ठीक है, उदाहरण के लिए जैसे हमने अभी बताया था कि वसा को हम कोलेस्ट्रॉल भी बोलते हैं, तो जो कोलेस्ट्रॉल है वसा का एक प्रकार है। ठीक है, और वो किस प्रकार का होता है? वो एक व्युत्पन्न प्रकार की वसा का उदाहरण बोला जाता है। ठीक, इसको आप याद रखिएगा। ये थे इसके प्रकार। इससे संबंधित एक महत्वपूर्ण चीज जो एग्जाम में पूछता है, प्रायः क्या पूछता है कि हाइड्रोजनीकरण क्रिया का संबंध किससे है? तो जो हाइड्रोजनीकरण की क्रिया होती है, इसका संबंध किससे है? याद रखिएगा, वसा निर्माण से या वनस्पति घी के या वनस्पति तेल के निर्माण से हाइड्रोजनीकरण प्रक्रिया का संबंध बोला जाता है। वो कैसे? जो सूरजमुखी का तेल होता है, अब सूरजमुखी का तेल यानी कौन सी वसा कहलाई? असंतृप्त वसा कहलाई। उसके बीजों से क्या किया जाता है? तेल बनाया जाता है। तेल यानी जो डालडा आप देखते हो, डालडे के डिब्बे के ऊपर देखना है आप, तो लिखा रहता है वनस्पति घी। ठीक है, जो भी ब्रांड आते हैं, खजूर छाप या अन्य ब्रांड आते हैं, उनमें लिखा रहता है खजूर छाप वनस्पति घी। ठीक, इस प्रकार से जो वनस्पति घी है वो कहाँ किससे किससे बनता है? एक तो सोयाबीन से बनाया जाता है, जिसे मीठा तेल भी बोलते हैं, है ना, रिफाइंड तेल के नाम से जानते हैं। दूसरा, सूरजमुखी के बीजों का उपयोग किया जाता है और उससे तेल निकाला जाता है। ठीक, तेल निकालने के बाद क्या किया जाता है? हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है और उत्प्रेरक के रूप में निकिल का प्रयोग किया जाता है और बनाया जाता है वनस्पति घी, या इसी को हम डालडा भी बोल सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा कि जो डालडा होता है, जिसे हम वनस्पति घी बोलते हैं, वह किससे बनता है? सूरजमुखी के बीज का जो तेल होता है वही डालडा कहलाता है। ठीक है, या इसका दूसरा स्रोत सोयाबीन भी बोला जाता है। ठीक है, इसमें आपको हाइड्रोजनीकरण से क्या पूछेगा कि जो हाइड्रोजनीकरण में सूरजमुखी के बीज से वनस्पति घी का निर्माण होता है, तो कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, हाइड्रोजन गैस का प्रयोग किया जाता है। और उत्प्रेरक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? तो याद रखेंगे, जो उत्प्रेरक होता है, निकिल का उपयोग उत्प्रेरक के रूप में
किया जाता है। तो दोस्तों ये था हमारा आज का वीडियो जिसमें हमने वसा के बारे में देखा है। यदि आपको इसमें किसी भी प्रकार का डाउट हो, कोई क्वेरी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, उसके विषय में हम आपको जानकारी देंगे। और जुड़े रहिए इसी प्रकार हमारे YouTube चैनल मिस्टर एजुकेटर 3.0 से, जहां सफलता एक जिद है। मिलते हैं दोस्तों एक नए वीडियो के साथ, एक नई क्लास के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।